पुरानी हवेली के कचरे से भरे आंगन में एक गहरे नीले रंग की सेडान कार सड़ी हुई पत्तियों और गीली मिट्टी की तेज गंध के साथ दाखिल हुई। पतझड़ की चिपचिपी बूंदों ने शीशे पर परत बना ली थी। कार से एक आदमी निकला, जिसका चेहरा सिकुड़े हुए कागज जैसा था। उसने बेढंगेपन से एक औरत को व्हीलचेयर में बाहर निकाला। उसके पतले, भावहीन होंठ कसकर बंद थे। उसकी बड़ी परेशान आंखों में एक शांत, खामोश डर तैर रहा था। वह खांसा और उसके घुटनों पर पड़ा चेकदार शॉल ठीक किया। यहां तुम्हें बेहतर महसूस होगा सिमरन। ताजी हवा, शांति। रजत की आवाज खींची हुई और दोषी लग रही थी। मां सही कहती है, मेरी देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। और यह तुम्हारी नानी का घर है। तुम्हें यहां आना पसंद था ना। जिस औरत को उसने सिमरन कहा था, वह हिली भी नहीं। उसकी नजरें घर के टूटे फूटे बाहरी हिस्से पर, उस ऊंची बेतरतीब उगी घास पर टिकी थीं, जिसने नींव को छिपा रखा था। उसके हाथ, जो व्हील चेयर के आर्मरेस्ट पर रखे थे, थोड़े कांप रहे थे। उसके शरीर का हर कण चीख रहा था, लेकिन वह चीख अंदर ही कहीं दबकर रह गई थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रही थी। उस घटना के बाद, सब कुछ होने के बाद, बाहर की दुनिया की सारी आवाजें दबी हुई लगने लगी थीं, और उसकी अपनी आवाज, उसकी हलचलें अंदर कैद हो गई थी। यादों के कुछ टुकड़े सामने आए। सिर में एक तीखा, जला देने वाला दर्द। दुनिया एक धुंधला, बेकाबू धब्बा बन गई थी। और फिर अस्पताल का कमरा। रजत की मां सरला शर्मा का चेहरा नकली दुख से भरा हुआ, लेकिन आंखों में किसी शिकारी जैसी खुशी की चमक के साथ। आवाजें जैसे पानी के अंदर से आ रही हों। डॉक्टर कमजोर दिल के बारे में कुछ कह रहे थे, ज्यादा देर नहीं चलेगी। और फिर सबसे जरूरी बात, वो बातचीत। वही जो गलती से सुन ली गई थी, जबकि शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। सरला शर्मा किसी थिएटर की मुख्य अभिनेत्री की तरह बेहद भड़कीले और बेस्वाद इंटीरियर वाली बैठक में हाथ मल रही थीं। रजत, तुम समझते हो, यह बोझ है, किसी पौधे की तरह। और पैसे, विरासत। डॉक्टर ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। पकड़कर रखने का क्या मतलब है? उसकी नानी का घर सबसे सही जगह है। वहीं अपनी बची खुची जिंदगी गुजारेगी और हमें सब मिल जाएगा। रजत, हमेशा मां का कहा मानने वाला कमजोर बेटा, पैर बदलते हुए बुदबुदा रहा था। पर मां, वह मेरी पत्नी है। पत्नी? सरला शर्मा ने हाथ झटका, भारी भरकम गहनों को जानबूझकर खनकाते हुए। अगर तुम्हें परवाह होती तो हर किसी औरत के पीछे नहीं भागते। निशा, वह दुबली पतली लड़की तुम्हें बीमार पत्नी से ज्यादा प्यारी है। मना मत करो, मैं सब जानती हूं। और मैं उसकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत हो गया। तब, उस पल में, जब सिमरन की दुनिया उसके बेजान शरीर तक सिमट गई थी, उसके अंदर कुछ टूट गया था, और कुछ और मजबूत हो गया था, स्टील की तरह ठंडा और सख्त। वह लेटी हुई थी, उनकी लालची आवाजें सुन रही थी, जर्मनी से आई वसीयत के लिफाफे की सरसराहट सुन रही थी, और उसके बेजान शरीर में एक योजना जन्म ले रही थी। एक योजना जिसके लिए समय, धैर्य और अंत तक पीड़ित होने का नाटक करने की क्षमता की जरूरत थी। आयशा, उसकी सबसे अच्छी सहेली, बड़ी फाइनेंस और मुश्किल बातचीत की दुनिया में उसकी साथी, बिना टोके सुन रही थी। उस शाम कैफे में, उस घटना से पहले, सिमरन ने उसे जर्मन नोटरी का पत्र दिखाया था। आयशा, पक्की वकील, दस्तावेजों के साथ दिए गए टेक्स्ट को तुरंत जांच लिया। बहुत बड़ी चीज है सिमरन, बहुत बड़ी। और ये जागीर भी उसका हिस्सा है। तुम्हें अधिकार लेना होगा। रजत खुश होगा। वह हमेशा अपना काम शुरू करने का सपना देखता था। तब सिमरन चमक उठी थी। आयशा बस मुस्कुराई, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। तुम्हारा रजत, मतलब सिमरन, तुम्हारा रजत पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच देगा। और उसकी मां, वह तो चलते फिरते नाटक की दुकान है। उन्हें सब कुछ एक साथ मत बताना। रकम के बारे में मत बताना, कुछ भी मत बताना। सिमरन ने बात को टाल दिया। आयशा, रहने दो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयशा ने लंबी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करती हूं सिमरन, इसीलिए कह रही हूं। मैं तुम्हारी शादी में गवाह नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ खड़े रहना नहीं चाहती, जब तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो।
तब उनकी बहस हुई थी। बाद में सुलह हो गई, लेकिन शक का बीज बोया गया था। फिर सिमरन ने रजत को दुकान के पास देखा, निशा के साथ, गले लगते हुए, चुंबन करते हुए। यह चोट जिस्मानी नहीं थी, बल्कि जला देने वाली ठंडी थी। इसने सांस अटक गई, लड़खड़ा दिया। घर लौटकर उसने कोई हंगामा नहीं किया। वह बैठ गई और सोचती रही पूरी रात, आयशा की बातों के बारे में, सरला शर्मा की लालची आंखों के बारे में, जब वह पैसों की बात कर रही थी, निशा के साथ चुंबन के बारे में। अगली सुबह काम पर जाने का नाटक करके वह एक जासूस एजेंसी गई। मनोज कुमार नाम का एक छोटा दुबला पतला चश्मा पहने आदमी ने सुना, सिर हिलाया। पूरी सच्चाई कैसे, कब, कहां, सबूतों के साथ। एक हफ्ते बाद वह एक डिक्टाफोन लाया, पुराना, कैसेट वाला, पर चलने वाला, और रिकॉर्डिंग पर रजत की आवाज थी। पत्नी के पास पैसे हैं, नानी से विरासत मिली है, उसके पैसों से बिजनेस शुरू करूंगा, और उसे जैसे ही जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, यह रिकॉर्डिंग लकवे से भी ज्यादा दर्दनाक थी। सिमरन बैठी, पति की आवाज सुन रही थी, जो पैसों के लिए उसे भूल जाने की योजना बना रहा था, और समझ गई, आयशा सही कह रही थी। उसी पल वह योजना जन्म ले गई। एक योजना जिसके लिए कुर्बानी की जरूरत थी, नाटक करने की कुर्बानी, दर्द सहने की कुर्बानी। रजत व्हीलचेयर से जूझ रहा था, सूटकेस उतार रहा था। यह लो, कांता देवी देखभाल करेंगी, हम उन्हें पैसे देंगे। खैर, तुम्हारे ही पैसों से, जाहिर है, तुम समझती हो, हमारे पास आजकल पैसों की कमी है। कांता देवी, देखभाल करने वाली, जिसे सरला शर्मा ने चुना था, लड़खड़ा रही थी, और उससे शराब की बू आ रही थी। वह बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही थी और सिर हिला रही थी। रजत ने उसे एक पतला लिफाफा थमा दिया। 1 महीने बाद कस्बे में आ जाना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। वह घर के अंदर आया भी नहीं, पत्नी को चुंबन भी नहीं दिया, खिड़की से जल्दी से हाथ हिलाकर चला गया। सिमरन जाती हुई कार को देखती रही, खाली आंगन, कांता देवी से आ रही शराब की बदबू, जो पहले ही कहीं बगल वाले घर की ओर लंगड़ाते हुए जा रही थी। चुप्पी, खामोशी, अकेलापन। लेकिन यह लाचारी नहीं थी, यह आजादी थी। जैसे ही इंजन की आवाज पूरी तरह से शांत हो गई, कांता देवी व्हीलचेयर से टेक लगाकर कुछ बुदबुदाई और दूर चली गई। सिमरन धीरे धीरे, जैसे हर मांसपेशी को जांच रही हो, खड़ी हो गई। कांता देवी अपनी नशे में डूबी आंखें फाड़कर जम गई। कांता देवी! सिमरन की आवाज धीमी, स्थिर और कमजोरी से पूरी तरह आजाद थी। हम एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हें उससे दुगने पैसे दूंगी, हर महीने। तुम आओगी, पैसे लोगी, उन्हें बताओगी कि मैं एक पौधा हूं जिसकी हालत बहुत खराब है, और तुम चुप रहोगी, जो देखा उसके बारे में, हर चीज के बारे में। कांता देवी ने पलकें झपकाई, लालच से हाथ बढ़ाए गए नोट लपक लिए। समझ गई, सब समझ गई, और पीछे मुड़े बिना नई बोतल के लिए शंकर की ओर भागी। सिमरन घर के अंदर गई। अंदर वीराना, धूल, बासी हवा, लेकिन ये उसका घर था, उसका किला। छिपी हुई जेब से पहले से छुपाया हुआ फोन निकालकर उसने आयशा को कॉल किया। आ जाओ, वक्त आ गया है। कुछ महीने बीत गए, घर बदल गया था। खिड़कियां चमक रही थीं, बगीचे में भले ही पतझड़ था, देखभाल नजर आ रही थी। सिमरन सादे पर गरिमापूर्ण कपड़े पहने हुए मेज पर बैठी कागजात देख रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर रजत खड़ा था, थका हुआ, बेहाल। उसने उसे देखा, जिंदा खड़ी हुई, व्हील चेयर में नहीं, पौधा नहीं, और उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो गया। सिमरन, ये तुम हो? मैं हूं, उसने शांति से जवाब दिया। अंदर आओ रजत, चाय लोगे? घर के अंदर रोशनी और आराम था, लेकिन मालकिन से एक नई, अटूट शक्ति महसूस हो रही थी। रजत अंदर आया, ऐसे देख रहा था जैसे किसी अनजान घर में हो। वह बात करने की कोशिश कर रहा था, गलती के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था कि उसे याद आती थी। सिमरन सुन रही थी, उसकी घबराए हुए नजर को देख रही थी। पूरी बात विरासत की थी रजत। जब मुझे यह मिला तो मैंने सोचा कि हमारी जिंदगी नई होगी, पर फिर मैंने तुम्हें सुना, और तुम्हारी मां को। कैसे तुम मेरी जल्दी मौत और मेरे पैसों पर अपनी योजनाएं बना रहे थे। कैसे तुम निशा के लिए मुझे छोड़ देने की सोच रहे थे, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। रजत पीला पड़ गया।
बीच में टोकने सफाई देने की कोशिश कर रहा था। उसी पल दरवाजा खुला और आयशा अंदर आई, एकदम परफेक्ट कपड़े पहने, ठंडी आंखने वाली मुस्कान के साथ। ओ रजत, नमस्ते। क्या मैं नाटक देखने में देर कर दी? तुम सब जानती थी? रजत ने सांस छोड़ी, एक औरत से दूसरी पर नजर दौड़ाते हुए। आयशा ने कंधे उचकाए। हम सब जानते थे और हमने योजना बनाई। डॉक्टर, बीमारी, क्या तुम्हें सच में लगा कि सिमरन अपने तेज दिमाग से ऐसी बकवास पर विश्वास करेगी? उसने बस तुम्हें खुद को दिखाने का मौका दिया था और तुमने दिखा दिया। सरला शर्मा, आयशा के अनुसार, बहू की बीमारी के बारे में सुनकर किसी प्रीमियर शो की तरह खुश हो रही थीं। रजत अचानक पीला पड़ना बंद हो गया। उसके चेहरे पर दूसरा भाव आया, लालच। उसने घर, सजावट को देखा। लेकिन ये घर, ये सब, तुमने इसे शादी में खरीदा? इसका मतलब है ये संयुक्त संपत्ति है, आधा मेरा है। आयशा व्यंग्य से मुस्कुराई। सिमरन बस उसे गहरे दुख के साथ देख रही थी, जिसमें ठंडी नफरत खुली हुई थी। इसी पल दरवाजा फिर खुला। अर्जुन अंदर आया, ऊंचा, शांत, मजबूत हाथों और आंखों के साथ, जिनसे सुकून और विश्वास झलक रहा था। अर्जुन, सिमरन ने सिर हिलाया। ओह! अर्जुन ने सिमरन को कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी नजर रजत पर टिकी। ये कौन है? रजत गुर्राया, उछलते हुए। वह जो वफादारी और ईमानदारी की कीमत जानता है, सिमरन ने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। रजत पीछे हट गया। उसकी बहादुरी गायब हो गई। अगर तुम बेवकूफ, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, उसे जरा भी हाथ लगाया या धमकाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी अपनी मां भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। उसने रजत को कॉलर से पकड़ा और एक झटके में घर से बाहर फेंक दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। रजत ने तलाक और संपत्ति के बंटवारे के लिए केस दायर किया। उसे अपनी बात सही होने का यकीन था। जो कुछ भी सिमरन ने शादी के दौरान खरीदा था, उसका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किससे पंगा लिया है। कोर्टरूम में गर्मी थी। रजत चश्मा पहने अपने वकील के साथ बैठा था, एक छोटे, पसीने से तरबूढ़े आदमी के साथ। सरला शर्मा गवाहों के बीच बैठ गई, नाटकीय भाषणों के लिए तैयार। सिमरन आयशा के साथ बैठी थी। अर्जुन समर्थन में बैठे गवाहों की बेंच पर बैठ गया। उसके साथ गांव के दूसरे लोग बैठे थे, जो सिमरन का समर्थन करने आए थे। आयशा कमाल की थी। उसने व्यवस्थित तरीके से लोहे जैसी दलीलों के साथ वादी के तर्कों को काट रही थी। रजत के कबूलनामे वाली रिकॉर्डिंग, सरला शर्मा की रिकॉर्डिंग, जो बीमार बहू को खाना खिलाना भूल जाती थी, जासूस के बयान, और फिर मुख्य चाल। वादी उस संपत्ति के बंटवारे की मांग कर रहा है जो प्रतिवादी ने शादी के दौरान खरीदी, खासकर रिहायशी घर और खेत से होने वाली कमाई। मगर आयशा थोड़ा रुकी। मुकदमा दायर करने से एक हफ्ता पहले ये घर और जमीन पट्टे का अधिकार प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से नागरिक अर्जुन गोरेलोव के नाम कर दिए गए। यह सौदा नोटरी द्वारा सत्यापित है। इसलिए यह संपत्ति अब प्रतिवादी की नहीं है और इसका बंटवारा नहीं हो सकता। रजत उछल पड़ा। उसका वकील चीखने लगा। सरला शर्मा के गले से घायल पक्षी की अंतिम सांसों जैसी आवाज निकली। और तो और, आयशा ने जारी रखा, वादी ने यह ध्यान नहीं दिया कि पूर्व पति पत्नी की संपत्ति के बंटवारे में उसकी खुद की संपत्ति का भी बंटवारा होता है। कानून के अनुसार, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की संपत्ति में दूसरे पति या पत्नी के खर्च पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, तो उस संपत्ति को संयुक्त संपत्ति माना जा सकता है। हमने मरम्मत से पहले वादी के फ्लैट की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें दी हैं। साथ ही बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किए हैं, जो साबित करते हैं कि मरम्मत के समय वादी के पास पैसे नहीं थे, और उस ठेकेदार के बयान भी, जिससे प्रतिवादी ने करार किया था। सरला शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे जज ने हथौड़ा मारकर शांत कराया। जज, तेज नजर वाली एक महिला, विचार विमर्श के लिए चली गई। लौटकर उन्होंने फैसला सुनाया। शर्मा रजत की संपत्ति के बंटवारे की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। संयुक्त संपत्ति का बंटवारा किया जाए। दिए गए पते पर फ्लैट का 1/3 शर्मा सिमरन के नाम किया जाए। पीएमडब्ल्यू कार साझा इस्तेमाल के लिए दी जाए।
वादी के खाते में पड़े 50% पैसे शर्मा सिमरन को दिए जाएं। हथौड़ा बजा। सब खत्म हो गया। रजत और सरला शर्मा सिमरन को नफरत से देख रहे थे, जिसमें पूरी तरह निराशा घुली हुई थी। आयशा ने सिमरन को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना। अर्जुन पास आया, सिमरन का हाथ पकड़ा। तुमने सब कुछ वापस पा लिया, और उससे भी ज्यादा। सिमरन मुस्कुराई, अपना हाथ उसके हाथ पर रखा जो उसके पेट पर था। और कुछ नया भी पाया है। अर्जुन और आयशा ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। मुझे धर्म मां बनाओगी? आयशा ने पूछा। सिमरन और अर्जुन हंस पड़े। क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है?